हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 13 के बारे में। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कि भाई अगर हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में नई नई कहानी देखी थी, लेकिन यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बातें होंगी, जहां पर हम शुरुआत करेंगे फिर से वही अपने बेसिक से जो हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया, वहीं से शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म की सारी कहानी। ठीक है भैया, आज हम डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिज्म। क्या डिस्कस करेंगे भैया? पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, लिख लेते हैं भैया यहां पर पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले रोज जो हम लोग हर सेक्शन में काम करते हैं क्या कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैटर है और उस मैटर के अंदर जो है कई सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमने कहा भाई यहां पर फिर से वही ये हमारे पास कोई एक मैटर है। ठीक है, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म में भी यहीं से शुरू करे थे। ठीक है, यहां पे भी यहीं से कि हमारे पास कोई मैटर गिवन है। अब मैटर है तो मैटर के अंदर कई सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो मान लेते हैं इस मैटर के अंदर कई सारे हमारे पास एटम्स प्रेजेंटेड हैं। ठीक है, फिर हमने कहा ये क्या है, ये हमारा मैटर है। ठीक है, तो हमने कहा भैया ये मैटर है और इस मैटर के अंदर जो है कई सारे एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि काम करो, इस मैटर से एक एटम को निकाल के बाहर लाओ। तो हमने इस मैटर से एक एटम को बाहर निकाला, इस मैटर से हमने एक एटम को बाहर निकाला। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे? मान लेते हैं इसको हम ऐसे बना लेते हैं, जुम 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 जुम। ठीक है, यहाँ और कुछ एटम्स ले लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा भैया हम जो है इसमें से एक एटम को उठा करके बाहर लाएंगे। ठीक है, हम इसमें से एक एटम को उठा करके बाहर ले, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसे फिर से बना देते हैं, हमने जो है कुछ इस तरीके से जूम जूम जूम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक एटम को बाहर निकाल लिया। ठीक, अब एटम कैसे बना होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, ये हमको पता है। तो एक हम यहाँ न्यूक्लियस ले रहे हैं भैया, प्लस चार्ज। ठीक, ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ काम पड़ेगा पैरामैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया न्यूक्लियस होता है जिस पर प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये भी हमको पता है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा। अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और जब भी एक निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है, या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऑर्बिट में मोशन करे ना करे वो बात हटा दो, अगर कोई चार्ज मोशन में है तो करंट प्रोड्यूस होगा उस चार्ज की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। मतलब चार्ज को आप भैया मूव कराओगे, अगर चार्ज चल रहा है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट किस तरफ चलेगा? चार्ज जिस तरफ चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगा। यानी करंट कुछ इस तरीके से, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा तो हमारा करंट कैसे निकलेगा? ऐसे, जूम। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है तो चार्ज ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे आएगा, ये हमको इतना पता है। अब हमने कहा अगर ध्यान से देखें तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह नहीं लग रहा भाई, ये लूप ही तो बन रहा है। ये लूप क्या है कि भाई जो चारों तरफ से बाउंडेड हो, भाई कोई फिगर हमने बनाई और वो चारों तरफ से क्लोज्ड है तो वो लूप हो गया। और लूप में करंट भी भाग रहा तो करंट लूप बोल सकते हैं इसे, ये भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इसे हमने कहा भैया ये हम मान सकते हैं कि ये एक करंट लूप है। ये क्या है? ये हमको एक करंट लूप गिवन है। ठीक है, फिर हमने कहा अगर 3 4 5 6 7 लेक्चर पीछे जाओ, या फिर मतलब बहुत पहले लेक्चर्स में बताया था कि जो करंट लूप होता है इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं, क्योंकि करंट लूप हमेशा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मैं हर लेक्चर में बताता हूं, फिर से बताते हैं क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल। एक बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है,
और यहाँ पर इस मैग्नेट का साउथ पोल है। अब हमें एक और चीज पता है कि हर एक पोल का अपना एक खुद का पोल स्ट्रेंथ होता है। भाई इस नॉर्थ पोल का भी एक अपना पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, कि भाई इसके पोल की कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो उसको हम मान लेते हैं स्मॉल m है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे स्मॉल m। और साउथ पोल का भी अपना एक पोल स्ट्रेंथ होगा, सेम पोल स्ट्रेंथ इसका भी लेते हैं हम स्मॉल m, ठीक है, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है। और इस बार मैग्नेट का कुछ लेंथ होगा, उसको हम मान लेते हैं 2l है, ये भी हमको पता है। तो यही तो है मैग्नेटिक डाइपोल कि एक बार मैग्नेट लो, बार मैग्नेट में दो पोल्स बनाओ, उन दो पोल्स की कुछ पोल स्ट्रेंथ होगी और उस बार मैग्नेट की जो टोटल लेंथ होगी वो 2l होगी, ठीक है, तो वही होता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट लूप भी इसी की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, हम इसको मानते हैं। तो इसको हमने लिख दिया कि भैया ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, मैटर के अंदर एटम, एटम से वो बना करंट लूप, और करंट लूप को ही मैग्नेटिक डाइपोल, तो करंट लूप ही बन गया मैग्नेटिक डाइपोल, यानी एटम ही तो मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं भैया, इसको हम लिख रहे हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है, ये है भैया मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमको ये भी पता है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, ये जैसे कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये तो स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू, मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या वैल्यू होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि भाई कोई एक पोल स्ट्रेंथ उठाओ, दोनों पोल्स की सेम पोल स्ट्रेंथ है, तो कोई एक पोल स्ट्रेंथ उठाएंगे, तो मान लेते हैं कि हमने स्मॉल एम एक पोल स्ट्रेंथ उठा ली। अब इस पोल स्ट्रेंथ का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट है, टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट कितनी है, 2l है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2l से, और ये हमारा हो जाएगा m इंटू 2l। भैया हमारे इस मैग्नेटिक मूवमेंट की ये कहानी बनती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगा लो भैया, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, हाँ, जैसे मान लो भाई करंट लूप के फॉर्म में, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। अब इस करंट लूप का कुछ एरिया होगा, तो उस एरिया का मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें, उस करंट में जो करंट इस मैग्नेटिक डाइपोल में भाग रहा। भाई करंट लूप भी तो मैग्नेटिक डाइपोल ही है, तो इसे मैग्नेटिक डाइपोल बोल ले रहे हैं। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है I इंटू ए, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए हम वेक्टर लगा रहे हैं। भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है उनके पास, तो एक ये फॉर्मूला बनता है। अब हमने कहा भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, हमने सीखा है पिछले लेक्चर्स में, क्या सीखा है, अगर हमें कोई कहे कि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बताओ तो कैसे निकालेंगे, जिस तरफ करंट भाग रहा वो देखो, फिर हम अपना राइट हैंड उठाएंगे और राइट हैंड का पाम, राइट हैंड का पाम क्या है, ये जो चारों उंगलियां मिला के बनाती वो होता पाम, पांचों मिला के बनाती हम चार मानते, तो ये पाम है, ये पाम है। तो अपने राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में करेंगे हम कर्ल, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हमने किया कर्ल। अगर इस लूप को हम इस सरफेस पे बनाएं तो लूप कैसे जा रहा, जूम, ऐसे है लूप। अब लूप में करंट कैसे भाग रहा, ऐसे जूम 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 जूम, मतलब करंट ऐसे भाग रहा, तो राइट हैंड की पाम को हम ऐसे घुमाएंगे, जूम, करंट के डायरेक्शन में जूम, और तब देखेंगे कि हमारा थंब किधर जा रहा, जिस तरफ थंब जाएगा वही मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। थंब किधर जा रहा, ऊपर की तरफ, जूम जूम, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ यहां बनेगा। तो ये हो गया हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं भैया कैपिटल एम वेक्टर में, यही होता है। हमने डायरेक्शन निकालना सीख लिया भैया। अब हमने कहा कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, एटम का, लेकिन कैसे बना भाई, एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन, हर इलेक्ट्रॉन जो कि मोशन में है ऑर्बिट में, तो हर इलेक्ट्रॉन एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट बनाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट्स को हम ऐड करेंगे, और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वही होगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट मान ले हमारा m है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं हम, ठीक है। हमने कहा भैया हम चलो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट
ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या है भैया, वेक्टर एम। तो यही तो होगा, क्या होगा, यही तो होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसे मैं लिख देता हूं थोड़ा, यही क्या है, एम नेट ऑफ एटम, ऐसे लिख लो एम नेट, एटम का बोल लो, इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, सही बताऊं तो रुको, इतना लिखा हमने, हाँ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इतना है, तो यही क्या हो जाएगा, यही कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनता, मान लेते हैं हम, तब इसको m1 मान लेते, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनता उसे हम m2 मान लेते। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम क्या होता, m1 प्लस m2। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गिवन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से m1 मैग्नेटिक मूवमेंट बना, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से m2 मैग्नेटिक मूवमेंट बना, और तीसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से m3 मैग्नेटिक मूवमेंट बना। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एटम का वो m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट को ऐड करो, वही होगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। और ये न्यूक्लियस भी मैग्नेटिक मूवमेंट बनाता है, लेकिन इसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये एटम के टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई भी जो है हिस्सेदारी नहीं देता है, ठीक है, छोटू सा मैग्नेटिक मूवमेंट बनाते हैं ये, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो पैरामैग्नेटिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने डायमैग्नेटिज्म देखा था। वहां देखा था कि जब हम किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जाते थे तो वहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते थे, लेकिन यहां जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसकी वजह से खेल बनेगा। क्या बताते हैं, डायमैग्नेटिज्म में एटॉमिक डाइपोल नहीं बनते थे, पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में, यहां बनेंगे कैसे, देखो। मान लेते हैं हम कोई एलिमेंट एग्जांपल लेते हैं, भाई एलिमेंट भी तो मटेरियल टाइप का है कुछ। मान लेते हैं हमने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11 होता है ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ गया हो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है। अब भाई ये सब मैं यहाँ क्या बताऊं, केमिस्ट्री की चीजें, ठीक है। तो अगर इसे हम ऑर्बिट में भरते थे तो कैसे भरते थे, एक s सेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जूम जूम जुपुम जुपुम, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में जुपुम 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 जुम जुम जी जी, ठीक है। फिर हम इस 2p6 वाले में आएंगे, p ऑर्बिटल में, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सेल में, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो p के लिए हम 3 बनाएंगे, जूम जूम जूम। इसमें कितने, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इसमें भरो भैया, 2 इसमें भरो, 2 इसमें भरो, 6 हो गए, 2p6 भी हो गया, अंत में बचा 3s1। यानी एक सेल है s1, s में ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, इसमें एक s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, या फिर s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहां पर ये एक डब्बा बनाया, अब एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। डायमैग्नेटिज्म में देखते थे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड मतलब कि जोड़े में, जैसे जोड़े में जूता पहनते हैं वैसे जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, लेकिन यहां जोड़े में कहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अकेले बैठा है मस्त एकदम मस्ती में, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। और अगर मैटर या एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका मतलब वहां एटॉमिक डाइपोल्स बनेंगे। क्या है एटॉमिक डाइपोल, ये इतना देर हमने जो सीखा अभी, ये यही मैग्नेटिक डाइपोल है, एटम ही। तो मैग्नेटिक की जगह एटॉमिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि रियल में जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये एटम ही तो बन रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक काट के एटॉमिक लिख दो।
तो इसको हम एटॉमिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको भी हटाओ। यहां देखो, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मिल गया भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनपेयर्ड है। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। जैसे एग्जांपल दो, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर यही एटम हम फिर से बनाते हैं, मान लेते हैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है एग्जांपल के लिए, ठीक है, दो एटम नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लो फिर यही एटम हमने ऐसे बनाया, अब क्या होगा, अब इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, या फिर इसी तरफ मान लो, सेम इसी तरफ ऐसे जूम जूम, या फिर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है एटम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एक ही इलेक्ट्रॉन मान लो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर बन रहा था, ऐसे। तो अब यहां पर कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब एग्जांपल दे, मान लो अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन होता और वो ऐसे मूव कर रहा होता, तो करंट कैसे बनता, करंट हमारा बन जाता ऐसे। अब राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, जूम जूम, करंट ऐसे आ रहा, जूम, थंब आया नीचे की तरफ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा इसकी वजह से वो नीचे की तरफ। तो अगर यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे, जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मूवमेंट को हम जब ऐड करते तो क्या होता, वो हमारा बन जाता वेक्टर m1 प्लस, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को माइनस लेना पड़ेगा, तो यहां माइनस m2, भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जूम जूम, अब दोनों कट पिट के जीरो ला देंगे। अब समझे, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो ये खेल बनता, लेकिन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसल नहीं होगा, ये केस तो बना ही नहीं, यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने ही नहीं, अनपेयर्ड रह गया, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट बन के रहेगा। और जब मैग्नेटिक मूवमेंट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल तो है, भाई मैग्नेटिक डाइपोल है तभी तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा। और इन सब चीजों में हम मैग्नेटिक डाइपोल को ही एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस एटम को हम बोल सकते हैं सीधी भाषा में, मैग्नेटिक डाइपोल यहां हम नहीं बोलेंगे, भले है एटॉमिक डाइपोल हम इसे बोलेंगे, ठीक है, एटॉमिक डाइपोल। समझ रहे हो, सारा खेल इलेक्ट्रॉन कर रहा है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये था। फिर एम, यही एम हो गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, ठीक। इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, सम ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ये होता है भैया सम ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, सम ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड करो, कहानी खत्म, यही होता है। और भैया ये एटॉमिक डाइपोल है, अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया यानी मैग्नेटिक मूवमेंट बन रहा, यानी ये एटॉमिक डाइपोल है। अब अगर एटॉमिक डाइपोल है तो हम एटॉमिक डाइपोल को ऐसे नहीं दिखाते, नहीं, एटॉमिक डाइपोल को हम ऐसे नहीं दिखाते हैं, बल्कि इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखा लो, जूम जूम, ये एरो हटा, हाँ हटा देता हूं मैं थोड़ा, हाँ देखो, एटॉमिक डाइपोल को या तो हम ऐसे दिखाएंगे या फिर हम ऐसे दिखाएंगे। अब एटॉमिक डाइपोल को हम अब ऐसे दिखाएंगे, किस तरीके से, ऐसे गोले में नहीं दिखाएंगे, यानी मैटर के अंदर जब हम अब एटम को रखेंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे जूम 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 जूम, समझ रहे हो, अब ऐसे दिखाएंगे, गोले में नहीं दिखाएंगे, ठीक। तो ये कहानी बनी। और क्योंकि यहां पर क्या हुआ, क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हुआ, दो इलेक्ट्रॉन समझाया एग्जांपल में, दो इलेक्ट्रॉन मिले नहीं
एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सेफ रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसका मतलब एटॉमिक डाइपोल्स बनेंगे, और जब एटॉमिक डाइपोल्स बन रहे हैं और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, तो इसी फिनोमेनन को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, कि ऐसे सब्सटेंस कि जिनके एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं इसी पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, जोर से बोलो, जय माता दी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर पैरामैग्नेटिक फिनोमेनन, इसी सारे सिस्टम को भाई मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह बढ़िया से बनेगा। अब याद रखो भाई, एटॉमिक डाइपोल को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब इसे भाई नोट करो, तो हम जो है एक और अच्छा सा यहां पर चीज देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया क्या भाई, पक्का? हटाने जा रहा हूं भैया, नोट कर लो, हो गया, हटा दे, हटाने जा रहा हूं भाई, नोट कर लो, हटा रहा हूं भाई, चीजों को हटा देता हूं, आप समझ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इतनी कहानी देखी। अभी हम आगे एक और चीज देखेंगे। ठीक है, बताते हैं अभी हम आगे क्या कहानियों को बनाएंगे। इतना तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका मतलब ये सारी कहानियां बनेंगी, पैरामैग्नेटिज्म होगा अब यहां पर। ठीक है, समझ रहे भाई? अभी और भी चीजें हम देखते हुए चले जाएंगे कि आखिर क्या क्या कहानियां यहां पर बन रही हैं। ठीक है, कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं आएगा। मार्कर बदलना पड़ेगा, ये मार्कर बेकार था। ठीक है, तो नया मार्कर हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, चलो भाई, इतना रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो एक और कहानी, क्या कि जो हम देख रहे हैं ये एटॉमिक डाइपोल्स है। ठीक, भैया दो चीज हमने आपको और बताई थी, पिछले लेक्चर्स में जाओगे तो आप पढ़ो, हमने बताया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, या आखिर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन नाम का भी एक टर्म पढ़ा था। क्या होता है बताते हैं कि जैसा ये दिख रहा है कि एटॉमिक डाइपोल सब के सब एक ही डायरेक्शन में मस्त घूम रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि मान लो भाई यहां पर हम आए, ठीक है, मैटर लेकर, ठीक, अब हमारे पास ये एटॉमिक डाइपोल्स कुछ इस तरीके से मोशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। रियल में कैसा होता है पता है, ये हमारे पास कोई मैटर रहेगा, इसके अंदर कोई ऐसे घूम रहा, कोई इस तरीके से घूम रहा, कोई ऐसे जा रहा, कोई ऐसे जिंग 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 कर रहा, कोई ऐसे भाग रहा, फिर इधर से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर यहां ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? मतलब कि अगर हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल्स पता नहीं किधर भाग रहे हैं, इधर उधर भागे पड़े हैं, भागे पड़े हैं, समझ रहे, भागे पड़े इधर उधर। तो अगर हम यूनिट वॉल्यूम उठा करके देखें अगर, तो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं ये इधर उधर भाग रहे हैं, और जब तक एटॉमिक डाइपोल्स एक डायरेक्शन में नहीं भागेंगे सबके सब, तो वहां पर जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब जीरो है। जब तक सारे एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में नहीं भाग रहे हैं, तो समझ जाओ भैया कि मैग्नेटिक मूवमेंट, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा पूरे मैटर का, ठीक है, या फिर हर एक एटम का जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मिलके बनेगा वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा जीरो ही आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच एटॉमिक डाइपोल, ऑफ ईच एटॉमिक, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच एटॉमिक डाइपोल इज इक्वल टू जीरो पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में हम देख रहे हैं ना, यहां लिख लेते हैं एटॉमिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब कि भैया अगर हम यूनिट वॉल्यूम में देखें तो अब भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा जीरो ही आ रहा हर एक एटॉमिक डाइपोल का, भाई ये सब एटॉमिक डाइपोल ही। तो ऐसा हम क्या करें कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा कुछ ना कुछ हमको मिलने लगे। तो करना क्या पड़ेगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को जीरो से ज्यादा करने के लिए,
करना यह पड़ेगा कि जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स दिख रहे हैं, इन सभी एटॉमिक डाइपोल्स को तकरीबन 100% ना हो सके तो 95% एटॉमिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागें, तभी कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा हर एक एटॉमिक डाइपोल का मिला के। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? हम बाहर से लगाएंगे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसको लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बाहर से लगाएंगे तो सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल्स तकरीबन सेम डायरेक्शन में भागने लगेंगे, यानी कि सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल्स क्या हो रहे हैं? अलाइन हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैटर, कि भैया सारे के सारे एटॉमिक डाइपोल्स जब सेम डायरेक्शन में भागने लगे तो उसे बोला अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, कि भैया एक ही डायरेक्शन में सारे एटॉमिक डाइपोल भाग रहे हैं, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। सुन, इतना देख लिया हमने, अब भी जीरो है, ठीक है, अभी ये जीरो है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो क्या करेंगे? हमने कहा कि इसी एटम को हम इसी मैटर को हम यहां लेंगे, ऐसे जूम 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 जूम, इसी मैटर को हम यहां लेंगे। अब हम क्या करेंगे? बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं हम, ऐसे जूम, हमने लगाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इतना नोट करो, तब इसको अच्छे से देखेंगे। इसको नोट करो, इसको हटाते हैं, बढ़िया से देखते हैं, इन सभी को अलाइन करा देंगे। ठीक है, हटाएं, पक्का हो गया? चलो हटा देते हैं। अब हम इसको बढ़िया से इस कहानी को देखते हैं कि आखिर हम एक्सटर्नल फील्ड जब बाहर से अप्लाई करेंगे तो क्या क्या कहानियां बनेंगी यहां पर, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएंगी चीजें। सुनते जाओ भाई, समझ में तभी आएगा, सुनते जाओ, ठीक है। जुम 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 जुम। ठीक है, तो हाँ, ये पैरामैग्नेटिज्म मैंने तिरछा लिखा है क्या? हटा देता हूं। ठीक है, समझ तो गए भैया, पैरामैग्नेटिज्म की बात हो रही, तिरछा सा लिखा था जैसे। ठीक, हाँ, हमने कहा कि हम जो है बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, भाई अगर हम बाहर से मैटर के ऊपर हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो क्या होगा? ऐसे, भैया ये मैटर है, ठीक है, मैटर थोड़ा तिरछा बना दिए हो। हमने कहा भाई हमारे पास ये मैटर है, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया मैटर के अंदर कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स है, तो कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई इधर कोई उधर। तो हमने कहा एक काम करो, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ यहां पर, इसके ऊपर, इस मैटर के ऊपर। क्या लगाया हमने? एच। एच को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोलते हैं। ठीक, हमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। लिख देता हूं मैं फिर से, कैपिटल एच को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं भैया इसे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जैसे हमने इसे लगाया तो जो एटॉमिक डाइपोल्स अभी कोई इधर कोई उधर, कोई नीचे कोई ऊपर, कोई इधर कोई उधर भाग रहे हैं, वो सभी 95% एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में जाने लगेंगे, जिसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स इन सेम डायरेक्शन, कि एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे अलाइन हो जाएं, एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। तो क्या होगा? तकरीबन कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलने लगी हो, भैया एक आध खुराफात कर रहा है, बाकी सब एक डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे, इस तरीके से एक आध खुराफात किया, फिर ऐसे, मतलब अभी 99% एटॉमिक डाइपोल्स तो सेम डायरेक्शन में भागने लगे, लेकिन कुछ खुराफात अब भी कर रहे हैं। इसको मैं और अच्छे से बनाऊंगा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं, डायग्राम को बढ़िया से बना देते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई मैटर था, ठीक है। अब मैटर के ऊपर हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, तो हमारे जो एटॉमिक डाइपोल्स है वो इस तरीके से भागने लगे, बीच में कोई मान लो खुराफात कर दिया, बाकी सब एक डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे यहां आए, ऐसे ऐसे,
एक ने खुरापात करी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मान लो यहाँ किसी ने खुरापात नहीं, ये देखो। तो अब क्या हो रहा है कि भैया जो है जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है तो तकरीबन तकरीबन सारे एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में भागने लगे, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स हो गया। तो क्या होगा, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है कि अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स या फिर एटॉमिक डाइपोल्स बोल लो, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स इन सेम डायरेक्शन, सभी एक दिशा में अलाइन होकर चलने लगेंगे, ठीक है। और जैसे ही सब एक दिशा में चलने लगेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा इस मैटर का। भाई अगर सारे एटॉमिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागने लगेंगे तो मैटर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसी को बोलते हैं भाई कि मैटर मैग्नेटाइज हो गया, इसी को बोलते हैं। तो क्या बोले, अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू which matter got हाईली मैग्नेटाइज, जिसकी वजह से हमारा मैटर बहुत तगड़े तरीके से मैग्नेटाइज हो गया, समझ रहे हो, हाईली मैग्नेटाइज, एकदम खतरनाक वाली मैग्नेटाइजेशन हो गई, समझ रहे हो भैया, मैटर हमारा हो गया हाईली मैग्नेटाइज। भैया जैसे ही हम बाहर से फील्ड लगाई पूरा का पूरा मैटर मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइजेशन का मतलब यह है डाइपोल्स का अलाइनमेंट होना, ठीक है, समझ रहे हो भाई। अब इस अलाइनमेंट मतलब ये देखो, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ये देखो, ये हुआ मैग्नेटाइज, ठीक है, डाइपोल से एक डायरेक्शन में आ गया। अब इस अगर 99% को हम 100% अलाइनमेंट चाहते हैं, या फिर दूसरी भाषा में 100% मैग्नेटाइजेशन चाहते हैं मैटर का, तो क्या करें कि अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इंक्रीज हो जाए। अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मतलब कि सारे के सारे अलाइन हो जाए, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। तो क्या करेंगे हम, क्या टिप्स है हमारे पास, ठीक, क्या क्या तरीकों से अलाइनमेंट बढ़ सकता है। तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग, भैया अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं डाइपोल्स के अलाइनमेंट को, यहां हम लिख सकते हैं भाई फॉर इंक्रीजिंग अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स या फिर अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो है एटॉमिक डाइपोल्स के अलाइनमेंट को इंक्रीज कैसे करें। तो पहला जो तरीका होगा दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि जो हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उसको और स्ट्रॉन्ग कर दें। मतलब मान लो भैया पहले 15 टेस्ला थी, सॉरी 15 एम्पियर मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है भाई। मतलब मान लेते हैं अगर पहले हमने 15 एम्पियर मीटर इनवर्स की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई मैटर पे, तो अगर हम 15 एम्पियर मीटर इनवर्स से 25 एम्पियर मीटर इनवर्स की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मैटर पे लगा देंगे तो ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा। अगर पहले 15 में से 10 डाइपोल एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 25 एम्पियर मीटर इनवर्स लगाने पे और ज्यादा डाइपोल्स अलाइनमेंट हो जाएंगे। 15 में से क्या पता 15 के 15 अलाइन हो जाएं। क्या बोल रहे, सुन, कहने का मतलब है कि भैया अगर हम क्या करें, हम क्या कह रहे हैं कि फॉर इंक्रीजिंग अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन, भैया स्ट्रेंथ दे दो किसको, स्ट्रेंथन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, भैया जो भी हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, स्ट्रेंथन कर दो, स्ट्रेंथ दे दो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रेंथन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। या फिर ऐसे लिख सकते हो और गिव अ स्ट्रॉन्ग, दूसरी भाषा में, और गिव अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया अगर हमने, स्ट्रॉन्ग
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब इंक्रीज हो जाएगा कि भाई 15 एम्पियर मीटर इनवर्स से 25 एम्पियर मीटर इनवर्स की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। तो मान लो पहले 15 में से 10 एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो अब क्या होगा, 15 में से 15 के 15 एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है। अरे भाई देखो ऐसे इतना बड़ा समझ गए कि नहीं? अगर एच को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट और उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, समझ गए? तो ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर, कि भैया जो मैटर के अंदर कई सारे एटम पड़े हैं उस मैटर के टेम्परेचर को घटा दो। भाई अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो एटम्स इधर उधर भागेंगे, जुम 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 जुम। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा एटम्स खुराफात करेंगे, इधर उधर भागेंगे, और जब इधर उधर भागेंगे तो उनके मैग्नेटाइज होने का चांस कम होगा। लेकिन टेम्परेचर जैसे ही तुम कम करते जाओगे भाई, जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करेंगे वैसे ही सारे एटॉमिक डाइपोल्स आराम से बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो तगड़े तरीके से डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा। नहीं ऐसे ऐसे भागते रहेंगे तो उधर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो एक डायरेक्शन में जाएंगे कैसे डाइपोल्स? भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिए मैटर को, अब जो उसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स हैं जब टेम्परेचर ज्यादा पाएंगे तो इधर उधर भागते रहेंगे, ठीक। और जब टेम्परेचर को कम कर दोगे आप और तब एक्सटर्नल फील्ड तगड़ी सी लगाओगे तो वही एटॉमिक डाइपोल्स आराम से क्यों एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को भैया डिक्रीज कर दो। एग्जांपल दें भैया, एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो पहले हमने लिया ये ऐसे जूम जूम जूम, मैटर के अंदर कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स है, टेम्परेचर रख दिया 400 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हमने रख दिया भैया 400 डिग्री सेल्सियस, तो एटॉमिक डाइपोल्स की क्या दशा होगी? एक डायरेक्शन में भाग पाएंगे? कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भाग रहा, कोई ऐसे भाग रहा, कोई वैसे भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। लेकिन टेम्परेचर को लाया 10 डिग्री सेल्सियस पे, पटक के सीधा 10 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे भैया तो मैटर के अंदर जो भी हमारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो तकरीबन तकरीबन क्यों क्यों, ठीक है, एकदम अलाइन हो जाएंगे। भाई टेम्परेचर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने ये भी बताया, ठीक है, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भैया लिए हो H, तो एक बार 25 एम्पियर मीटर इनवर्स लगा दो, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो 15 में से क्या होगा, 15 हमने 15 एम्पियर मीटर इनवर्स, हम मान लो 15 एम्पियर मीटर इनवर्स की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो मान लो 15 एटॉमिक डाइपोल्स थे तो 15 में से मान लो 10 एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में भागने लगेंगे, जो भी हमारे 10 एटॉमिक डाइपोल्स होंगे वो ऐसे भागेंगे। लेकिन ये कहो कि 15 से 25 लगा दो एक्सटर्नल फील्ड, 25 एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है, तो क्या होगा, क्या पता 15 में से 15 एटॉमिक डाइपोल्स सेम ऐसा ही भागने लगे इसी डायरेक्शन में, तो ये भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये फर्क पड़ता है भाई, समझ रहे हो? और अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स को ही हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन हो गया, जितना ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे एक डायरेक्शन में उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यानी कि इससे हमने क्या रिलेशन निकाला कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, और आई इज इक्वल टू आ जाता है उससे जीटा एच। जीटा यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, हर एक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी खुद की अपनी अलग अलग होती है। जितनी ज्यादा मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी उतना ज्यादा मटेरियल बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा। तो भाई इसको नोट करो। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, इसको भाई जल्दी से नोट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम देखें, 1 2 3 4 हो गया क्या? हो गया, ठीक है। चलो भैया नोट करो भाई, 1 2 3 4 छाप लो भैया, इरेज कर दें। हो गया भाई, मैं इरेज करने जा रहा हूं, छाप लो, इरेज कर दें। चलो भाई इरेज करो। अब हम यहां पर देखेंगे भैया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कि भाई हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आखिरकार। अभी तक तो हम लोग भैया बेसिक्स देख रहे थे, अब होगी यहां असली कहानी शुरू 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 कहानी शुरू होगी, नहीं है यहां पर, ठीक है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया भाई?
आई इक्वल टू जीटा एच बन जा रहा है। आई यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन है और ये एच क्या है भैया, एच हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा। कहने का मतलब उतना ज्यादा डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागेंगे और जितना ज्यादा डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन एक तरीके की प्रॉपर्टी है कि भाई कोई भी मैटर कितना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जो कब बढ़ती है, जब सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागे। तो ये सारी कहानी भैया हम लोगों ने यहां पर अब तक देखा है। अब हम देखते हैं कुछ और कहानी। क्या देखेंगे भैया, क्या देखेंगे? अब आया एक नया कहानी जहां पर हम आज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं? पता तो बिल्कुल हो रहा भाई, हम डर गए, हम कहे वीडियो ही ना रिकॉर्ड हो रही हो। ठीक है भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अब हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम अपनी नई कहानी को शुरू किया और यहां पर हमने पढ़ा भाई ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आखिर होता क्या है। क्या है ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? कैसी कैसी प्रॉपर्टीज को हम यहां पर देखेंगे। तकरीबन 6 से 7 प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं यहां पर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहली प्रॉपर्टी, ठीक, हाँ, कि भैया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा। पहले हमने देख लिया था कि भैया एटॉमिक डाइपोल्स होंगे। जो भी हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो एटॉमिक डाइपोल्स बनाता है। हमने देखा था कभी एटॉमिक डाइपोल किस तरीके से बना, हमने देख लिया था, क्योंकि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था। ठीक है, तो उसकी वजह से एटॉमिक डाइपोल बन जाते थे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देयर विल बी, अभी ऐसे लिख लो, these substances will always have atomic dipoles। इन सब्सटेंसेस के पास एटॉमिक डाइपोल्स हमेशा रहेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे भाई, यहां हम लिखेंगे these क्या लिख रहे भाई, these substances क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे these substances always have atomic dipoles। और ये हमने पढ़ा भैया कि कैसे हम जाने कि एटॉमिक डाइपोल्स बनेंगे। ठीक है, पढ़ा है हमने कि भैया इनके पास एटॉमिक डाइपोल्स हमेशा हमेशा रहेगा, याद रखना, एटॉमिक डाइपोल्स के बिना नहीं रह सकता। और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होती है। क्या भैया अभी हमने देख लिया था, अलाइनमेंट का एक्सटर्नल फील्ड लगा के सारे डाइपोल्स को एक ही डायरेक्शन में चला दिया तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो नहीं रह गया, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो हमने क्या लिखा कि नेट मैग्नेटिक, जो भी हमारा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है, इन सब्सटेंसेस का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इन सब्सटेंसेस का वो कभी भी जीरो नहीं होता है, विल नेवर बी जीरो। एटॉमिक डाइपोल वाला फिर से बता दे, वही सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। भैया हमारे पास सोडियम है, 11 इसका एटॉमिक नंबर था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था भाई, 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर हमने बनाई ऑर्बिट जुम 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 जिंग जिंग जिंग, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, फिर 2 p में कितने, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, जुम 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 जुम, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आए s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, जुम 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 जुम। तो यहां मेरे भाई बना लो 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। ये हमने पढ़ा था भाई कि ये हमारा हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम सोडियम के एटम को भी हम बनाएं, मान लेते हैं ये, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगी, हमने पढ़ा ऐसे। अब करंट मूव कर रहा ऐसे, जूम जूम, तो राइट हैंड के पाम को करंट के डायरेक्शन में कर लिया जूम, थंब देखा ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ। अब भैया इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर इस
सोडियम एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है इसके पास, तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। और जब ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक डाइपोल, क्योंकि एटम ही तो बन रहा था मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक की जगह एटॉमिक डाइपोल बोलो उसे, मैग्नेटिक बोल दो उसे, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल को एटॉमिक डाइपोल। ठीक है, समझ। तो इसका मतलब अब अगर एटॉमिक डाइपोल है तो भैया ठीक है, एटॉमिक हमने क्लियर कर दिया। अगर एटॉमिक डाइपोल है तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया सोडियम। भाई एटॉमिक डाइपोल बन रहा है, प्रूफ हो गया। और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो नहीं होगा, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाई, सारे डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में भगा दिया। अब भैया पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जो भी हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। मतलब अट्रैक्ट होंगे लेकिन हल्का सा। ठीक है, जो भी ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, दीज सब्सटेंसेस, भैया ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, दीज सब्सटेंसेस गॉट वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, ये क्या होते हैं भैया, ये जो है अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, ये कैसे अट्रैक्टेड होते हैं भैया, वीकली अट्रैक्टेड। ठीक है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझे क्या भाई, इसको मैं समझाता हूं अच्छे से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब क्या है पता है, कि मान लो भाई यहां पर कोई मैटर, जूम जूम जूम, एटॉमिक डाइपोल, टुक 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 टुक, जूम 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 जूम। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, देखो ये, अब एक चीज सुनो, ये डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, एच है जो कि जोन, उसी डायरेक्शन में डाइपोल्स अलाइन होंगे, यानी कि मैग्नेटाइजेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी कैपिटल एच, उसी डायरेक्शन में मैटर मैग्नेटाइज हुआ। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन को हम आई से डिनोट करते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं ये सब्सटेंसेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यही कहने का मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैंने पढ़ा है। तो भाई ये थी दो कहानी, इसको नोट करो। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी की कहानियों को पढ़ते हैं यहां बढ़िया से। ठीक है, नोट करो भाई से, 1 2 3 4 हो गया क्या? हो गया, 1 2 3 4 नोट करो जल्दी। हो गया, नोट करो भाई, हटा दिया जाए। चलो भाई, इसके बाद कुछ और हम चीजों को देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज को हम यहां डिस्कस करेंगे कि भाई और क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पर बन सकती हैं। ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद हम कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि भाई क्या क्या हम एडवांस प्रॉपर्टीज को यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे बातें होंगी भैया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, कि आखिर ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो ये सारी कहानियां भी अभी बची हुई। तो शुरू करते भैया प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, क्या है भैया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीटा। ऐसे जूम जूम, ये क्या है भैया, ये है हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सुनो क्या कहना चाहते हैं, फिर से मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैटर है। हमने पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में एटॉमिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट है, वही डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी है। ये मैग्नेटाइजेशन भी वही और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले वीकली अट्रैक्टेड में।
और हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था जो पिछले लेक्चर में तो और अच्छे से डिस्कस किए, पिछले लेक्चर्स में जाओगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा भैया? हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू जीटा एच। क्या पढ़ा है हमने भाई? I इज इक्वल टू हमने पढ़ा है जीटा एच, ठीक है। तो I और H दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब I भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। तो यहां से जीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? यहां जीटा का फॉर्मूला बनेगा I अपॉन एच, ठीक। I भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, तो जीटा भी पॉजिटिव। वो बात अलग है कि मैग्नेटाइजेशन जो है बहुत कम होगा, यानी डाइपोल्स का अलाइनमेंट इतना खास नहीं होता पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव तो होगा लेकिन स्मॉल भी होगा। मतलब जो जीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है और क्या होती है? एंड स्मॉल होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। अगर इसका रेंज देखें तो कहां से क्या होता है पता है? अगर हम जीटा की रेंज देखें, रेंज ऑफ जीटा मतलब क्या वैल्यू हो सकती है जीटा की, ठीक है। अगर हम रेंज ऑफ जीटा को देखें तो कितनी होती है तकरीबन? इसका बच्चों मान लो प्लस 10 टू दी पावर माइनस 3 से प्लस 10 टू दी पावर माइनस 6। याद रखना भाई, डायमैग्नेटिक में क्या होता था? माइनस 10 टू दी पावर माइनस 3 से माइनस 10 टू दी पावर माइनस 9, यहां प्लस लगाना है। यही हर मटेरियल के लिए इतना इतना जीटा हो सकता है इस रेंज में, ठीक। इसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी की भी कहानियां होती हैं। चौथा पॉइंट भाई, यहां रिलेटिव परमिटिविटी की क्या कहानी होती है भाई? रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है भाई? रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक। ये क्या है बच्चों? रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम म्यू आर बोलते हैं, और म्यू आर का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस जीटा। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि भैया 1 प्लस जीटा क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है और छोटी वैल्यू है, तो पॉजिटिव तो है ना, कोई एक पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करोगे, और जब 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो 1 से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर बोल सकते हो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, थोड़ा सा बड़ा होगा 1 से। तो म्यू आर क्या होगा? म्यू आर हमारा क्या होगा? स्लाइटली ग्रेटर देन 1। क्या होगा बच्चों? स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ठीक है। हो गया, इसे नोट करो भाई, मैं हटाऊं, कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। 1 2 3 4 हो गया क्या? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? बहुत सही हो रही है। हटा दें, हटाने जा रहा हूं भाई, हटाने जा रहा हूं। चलो, तो अब हम कुछ और कहानियों को देखेंगे, ठीक है। क्या होगी कहानी? अब हम देखते हैं, है थोड़ा सा और दो प्रॉपर्टीज हैं, फिर क्यूरी लॉ डिस्कस करेंगे और सारी कहानी खत्म हो जाएगी आज की, ठीक है। थोड़ा सा क्यूरी लॉ वगैरह हम डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है भाई। यहां पर हम ले लेते हैं अपना 5वां पॉइंट, ठीक ठीक। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हमेशा वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मान लो कहीं 5 टेस्ला की फील्ड है तो ये 10 टेस्ला की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब कि दीज सब्सटेंसेस ये जो पैरामैग्नेटिक हैं, दीज सब्सटेंसेस moves from these substances moves from weak field region to strong field region, weak field to strong field region, weak field to strong field region। कहने का मतलब ये हमेशा वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड पे जाने की कोशिश करते हैं। मान लो भाई ये कोई वीक फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई एक वीक मैग्नेटिक नहीं लिख रहा, मान लो वीक मैग्नेटिक फील्ड है
और यहां पर कोई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्या भैया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैटर्स कहां से, जो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होती है, कहां से कहां जाने की कोशिश करते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। एक बुद्धिमान बच्चा बुद्धिमान की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, कमजोर पास तो रहेगा नहीं भाई, ऐसे कहते हैं नहीं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये कहानी है, ठीक है। एक छठा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भाई। छठा पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की जो डेंसिटी होती है ना, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से देते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ज्यादा होती है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर कम होती है। बताते हैं, मान लो भाई ये रहा हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। डाइपोल्स नहीं बताते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, सुन, डाइपोल्स मान लो है, बनाएंगे नहीं, मान, अच्छा ठीक, सुनो, मान लो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां से लाई, तो अंदर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ऐसे जूम 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 जूम। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज देख लो भाई, ठीक है भैया, जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर तो बहुत ज्यादा है डेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के इनसाइड, अंदर। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे, फिर ये हम ऐसे इसको ना थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे नहीं, सुन कैसे, कुछ ऐसे, मान लो भाई ये हमारा मैटर है, जूम 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 जूम, तो अंदर ही ऐसे बना लो, एक लाइन ऐसे बनाओ बस, जूम। अब ये जूम, ये बढ़िया लगी, ए जूम ए जूम ए जूम, ये ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अंदर तो खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, खूब डेंसिटी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, लेकिन जैसे ही बाहर गए, जैसे हम बाहर जाएंगे, यहां पर खत्म, खत्म, बाहर डेंसिटी ही नहीं है ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर जाओगे ना, ऊपर ऊपर आउटसाइड, तो डेंसिटी ही नहीं मिलेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मतलब क्या है डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो भी हमारी डेंसिटी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो भी हमारी डेंसिटी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो बहुत ज्यादा है मैटर के इनसाइड, पैरामैग्नेटिक मैटर के इनसाइड। डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मच मोर inside the is much more कैसे भी देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मच मोर इनसाइड द मैटर, या फिर इनसाइड द सब्सटेंस, इनसाइड द मैटर, ठीक है, एंड लेसर इन आउटसाइड द मैटर। समझ रहे हो क्या भाई, कि भाई कोई पैरामैग्नेटिक मैटर है या फिर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो अगर हम उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जाएंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती चली जाएगी। यहां पर जो कितनी डेंसिटी ऊपर कितना कम है, तो इसको नोट करो। इसके बाद हमें क्यूरी लॉ सीखते हैं, इसको भी यूज कर देंगे, इसी के बेस पे क्यूरी लॉ सीखेंगे, ठीक है, पक्का हो गया। हटाते हैं इसके बेस पे, हटाते हैं, सीखेंगे क्यूरी लॉ क्या होता है, ठीक है, पक्का। चलो भाई हो गया क्या, हटा दें, टिक 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 टिक, हो गया भैया, क्यूरी लॉ सीखेंगे, क्यूरी लॉ। चलो भाई हटाते हैं, जुम 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 जुम, लिख लिए थे ना, हटा दें, चलो जुम 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 जुम। भैया अब हम देखेंगे क्यूरी लॉ।
मैग्नेटाइजेशन मैंने बताया क्या होता है, बताया था ना मैग्नेटाइजेशन क्या होता है भैया, ठीक है। पता है ना मैग्नेटाइजेशन भाई, मैंने बताया कि डाइपोल्स का अलाइनमेंट हो जाए एक ही डायरेक्शन में, अलाइन हो जाए सारे डाइपोल्स एक दिशा में, एक डायरेक्शन में, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। पक्की बात है भाई, समझ रहे हो कि नहीं चीजों जिंग 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 जिंग, ठीक है। सुनो क्यूरी लॉ क्या सीखेंगे हम लास्ट पॉइंट अब देख रहे हैं क्यूरीज लॉ, ठीक है। क्या होता है भैया क्यूरी लॉ, मान लो भैया फिर से हमारे पास मैटर गिवन है, ठीक है, ऐसे जूम 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 जूम, ठीक। मैटर्स को हमने बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगा के रखी है, सारे डाइपोल से लाइन हो गए, मान लो तकरीबन 98%, मान लो जूम 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 जूम, कुछ खुरापात की है ऐसे भागा जूम, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही, ठीक है। फिर से बना देते हैं, देखो ऐसे, ये डंग 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 डंग, हमारा ये डाइपोल जुम जुम, मान लो एक खुरापात किया ऐसे, फिर एक भागा जुम 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 जुम। अब अगर ध्यान से देखो तो ज्यादातर एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन है, ये दोनों खुरापात कर रहे हैं, यानी अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल अच्छा खासा हुआ, यानी मैग्नेटाइजेशन यहां हो रहा है। आई तो क्यूरी लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ जो मैग्नेटाइजेशन होता है मटेरियल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैमरे में साफो साफ दिखाई दे भी रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल देख रहा है कि नहीं, साफ है भाई, ठीक, थोड़ा तिरछा लिखा है ये, ठीक है, ठीक, हाँ। तो यहां क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, अगर हम क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन जिसको हम आई बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, आई, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ मैग्नेटाइजेशन ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, या मैटर बोल लो, ठीक है, ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है एटॉमिक डाइपोल्स का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम जितना ज्यादा टेम्परेचर घटाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, इनवर्सली का मतलब यही है, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, ये बढ़ा तो ये घटा, ठीक, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कहने का मतलब जो हमारा आई होता है वो टी के इनवर्सली होता है। टेम्परेचर क्या, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, और इस टेम्परेचर को भी हम केल्विन में नापते हैं, किसमें, केल्विन में। ये टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ऑब्सोल्यूट होता है, ठीक है, ऑब्सोल्यूट, कहने का मतलब इन केल्विन्स, केल्विन में लेंगे, केल्विन एक टेम्परेचर का यूनिट है, इन केल्विन, ठीक है। चलो, तो आई जो है टेम्परेचर के इनवर्सली, मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि टेम्परेचर जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। तो कांस्टेंट कुछ, जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, क्या क्या आएगा, एक आएगा सी जिसे बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, एक होगा हमारा बी नॉट, और टी ऐसे लिख देंगे। अब भैया हमने कुछ फॉर्मूले पिछले मतलब 3-4 लेक्चर पहले जाओगे तो वहां हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। एक क्या है कि ये बी नॉट क्या है, कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है वैक्यूम में, अगर हम वैक्यूम में जाएंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है, वो होता है बी नॉट। तो इसका फॉर्मूला हम पढ़े हैं म्यू नॉट इंटू एच। म्यू नॉट क्या है,
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, कहने का मतलब मान लो एक बार हम फ्री स्पेस की क्या परमिएबिलिटी है, कितना परमिट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट हमने पढ़ा, म्यू नॉट एच, और एच क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है। तो बी नॉट की जगह हम म्यू नॉट एच रखेंगे, और हमने इस आई को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, यही तो है मैग्नेटाइजेशन, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स। तो आई का भी हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो होता है जीटा एच। ठीक है, तो आई की जगह पुट करेंगे हम जीटा एच, और बी नॉट की जगह हम पुट करेंगे म्यू नॉट एच, और टी को ऐसे रहने देंगे। एच से एच मर जाएगा, ठीक है, और ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, जीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सी म्यू नॉट अपॉन टी, जहां पर जीटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सी हमारा क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट, म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। ये होती है कहानी। ठीक, लेकिन भाई ना एक सैचुरेशन पॉइंट का भी कहानी आता है कि मान लो हमने बहुत टेम्परेचर कम करते गए मैग्नेटाइजेशन बढ़ता गया। मैग्नेटाइजेशन है क्या, मान लो हमने टेम्परेचर बहुत कम किया करते गए, तो एक समय आया मान लो इसमें 100 डाइपोल्स हैं। ठीक है, अभी 95 डाइपोल्स ऐसे हैं जो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो हमने कहा टेम्परेचर और कम करो, जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा डाइपोल्स और सेम डायरेक्शन में भागेंगे। भाई टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। मैग्नेटाइजेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि कितने ज्यादा डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो टेम्परेचर मान लो हमने घटाया, मान लो टी टेम्परेचर हमने घटाया, तो 100 में से 95 एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में भागने लगे, लेकिन 5 अब भी इधर उधर भाग रहे हैं। तो हमने कहा टेम्परेचर और घटाओ, जब और घटाया तो 100 के 100 डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में भागने लगे। अब अगर भाई आप टेम्परेचर घटाओगे तो उससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि भाई 100 से ज्यादा एटॉमिक डाइपोल्स है ही नहीं। 100 के 100 एटॉमिक डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में भागने लगे, तो अब कितना भी और टेम्परेचर घटा लो, अब तो भाई उतना ही मैग्नेटाइजेशन हुआ रहेगा जितना 100 डाइपोल्स सेम भाग रहे उतने के लिए है। समझ लो, कहने का मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट की कहानी आती है। क्या कहानी आती है भाई, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, वी लोअर द टेम्परेचर, वी लोअर द टेम्परेचर, हम भैया टेम्परेचर को घटाते हैं। ठीक है, वी लोअर द टेम्परेचर, यहां नहीं लिख पाएंगे इसे, थोड़ा उधर लिख देते हैं। भाई हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को घटाते जाते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से लिखे क्या, चलो यहां लिख दो, वी लोअर द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को घटाते जाते हैं। वी लोअर द टेम्परेचर to increase to increase the alignment of dipoles, या फिर बोल लो मैग्नेटाइजेशन, to increase the alignment of dipoles, alignment of dipoles, या फिर इसको दूसरी भाषा में मैग्नेटाइजेशन, इंक्रीज करने के लिए इसको मैग्नेटाइजेशन को, वी लोअर द टेम्परेचर टू इंक्रीज द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स और मैग्नेटाइजेशन, सेम चीज है मैग्नेटाइजेशन और अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, मैग्नेटाइजेशन यही होता है। बट एट सम पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट पर ऐसा आता है कि 100% एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में भागने लगते हैं। बट at some point 100% atomic dipoles moves in same direction। मतलब भैया एक समय ऐसा आता है जब सारे के सारे डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में भागने लगते हैं, इसका मतलब 100% मैग्नेटाइजेशन हो गया। या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं, बट एट सम पॉइंट 100% एटॉमिक डाइपोल्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन और 100% मैग्नेटाइजेशन अकर्स।
और 100% मैग्नेटाइजेशन अकर्स। ये दिख रहा है ये वाला, यहां दिख रहा है कि नहीं भाई मैग्नेटाइजेशन अकर वाला? पता नहीं भैया, दिख भी नहीं रहा है। दिख रहा है क्या भाई? एक समय ऐसा था कि 100% मैग्नेटाइजेशन अकर हो जाता है, ठीक है। एक समय ऐसा कि भैया 100% मैग्नेटाइजेशन हो गया है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसके बाद भी टेम्परेचर को सोचे कि घटा दे और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन ले ले, तो उससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन अब नहीं मिलेगा। यहां इस कहानी को लिखते हैं हम यहां पर, बट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, आफ्टर 100% मैग्नेटाइजेशन, मतलब 100% अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल भी बोल सकते हैं, आफ्टर 100% मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यानी मतलब अगर हम 100% मैग्नेटाइजेशन होने के बाद भी टेम्परेचर को घटाते जाएंगे, तब ये मत सोचो कि अब और मैग्नेटाइजेशन होगा, अब मैग्नेटाइजेशन खत्म उतने पे ही रुक जाएगा, ठीक है। बट इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर आफ्टर 100% मैग्नेटाइजेशन, then there will be there will be no increase in मैग्नेटाइजेशन, हाँ, then there will be no increase in मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम नाउ, समझे क्या? और इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है क्या? पक्का? इसी को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, समझे? कि भाई एक समय आएगा जब 100% डाइपोल्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक समय आएगा जब 100% मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। अब सोचो कि इसके बाद भी, अब सोच लो आप कि इसके बाद भी आप टेम्परेचर घटाते जाओगे तो 200% मैग्नेटाइजेशन पा जाओगे क्या? कभी नहीं पाओगे। तो ये सारी कहानी होती है, समझे क्या? भाई से नोट करो, हो गया भाई नोट? 1 2 3 4 आ जाओ भाई। 1 2 3 4 हो गया। मतलब अब इसका जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज करोगे तो सारे डाइपोल्स अब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे जूम जूम, ये सेम डायरेक्शन में 100% अलाइनमेंट। अब ये सोचो कि इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, टेम्परेचर भाई आप सोचो और घटा दें तो जिससे 200% मैग्नेटाइजेशन हो जाए तो कभी नहीं होगा, समझ रहे हो? 1 2 3 4 ये फॉर्मूले हैं। आ जाओ भाई 1 2 3 4 नोट कर लो भाई, मैं आ जाऊं 1 2 3 4, आ जाओ आ जाता हूं भाई, नोट कर लो, आ जाओ भाई, आ रहा हूं। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे। जिंग 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 जिंग।